नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत शुरू करें, अपने विषय पर आएँ, आपको जानकारी दें। उसके पहले छोटी सी अपील, सत्यहिंदी.com को आपके मदद की ज़रूरत है। आप हमें आर्थिक तौर पर सहायता दें, हमारी मदद करें, हमें डोनेशन दें। सत्य हिंदी के लिए और हिंदुस्तान की पत्रकारिता के लिए आपकी बहुत बड़ी मदद होगी, ताकि हम बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना डरे, बिना किसी पर निर्भर हुए आप तक अपनी बात पहुंचा सके। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से जुड़ना होगा, यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हमारा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें और इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे वीडियो, हमारी तमाम जानकारियाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएगी और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और आज हम बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर। बहुत लंबा अरसा हो गया जब मैंने आपसे कोरोना कोविड के ऊपर बातचीत नहीं की थी। तकरीबन 8-9 महीने की दरमियानी हो चुकी है। इस वक्त देश के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या देश के अंदर दोबारा लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि 7 अप्रैल को इस देश में 1,15,000 कोरोना के नए मरीज आए हैं, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक दिन में इतने मरीज भारत में पहले कभी नहीं आए। आपको याद होगा कि जब पहली बार जब कोरोना आया था तब भी 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं हुआ था। यानी 1,15,000 के मरीज का एक दिन में आना एक बहुत बड़ी भयावह तस्वीर हमारे सामने पेश करता है, जो हमको डराता है, आपको भी डराता है। और मन में ख्याल आता है कि इसी तरीके से कोरोना बढ़ता रहा तो फिर लॉकडाउन लगाना निहायत ज़रूरी हो जाएगा। ये जो 1,15,000 कोविड के मरीज आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र के अंदर हैं, जहां 55,000 से ज़्यादा मरीज एक दिन के अंदर सामने आए हैं। यानी जो देश की संख्या है उसका लगभग आधा। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है, साथ ही साथ कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन चारों राज्यों में 5,000 से ज़्यादा के कोरोना के मरीज आए हुए हैं। एक चीज़ जो और बहुत ज़रूरी है आपको बताना, वो ये है कि पिछली बार जब कोरोना फैला था, जब महामारी फैली थी, तो 2 लाख से 8 लाख की संख्या तक पहुंचने में उसको 66 दिन लगे थे। इस बार ये स्थिति कितनी भयावह है, कितनी गति के साथ ये रोग फैल रहा है, ये महामारी फैल रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि इस बार 2 लाख से 8 लाख केसेस आने में सिर्फ 24 दिन लगे हैं। यानी पिछली बार जब पिछले साल कोरोना आया था तब 66 दिन लगे थे, यानी लगभग 2 महीने से ज़्यादा। इस बार 1 महीने से कम समय में यह आंकड़ा टच कर गया है। आपको पता है कि पिछली बार जो सबसे ज़्यादा कोरोना हुए थे वो 16 सितंबर 2020 को हुआ था, जब 97,860 केस हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, 97,860 मामले एक दिन के अंदर आए थे। और उस वक्त पूरे देश के अंदर एक तहलका मच गया था, एक खौफ, एक डर, एक दहशत पूरे देश के अंदर फैल गई थी। और जो सबसे कम कोरोना के मरीज आए थे पिछले दिनों, जब लॉकडाउन के लगने के बहुत दिनों के बाद, वो था फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में सिर्फ 8,589 कोरोना के पेशेंट आए थे। और तब ये कहा गया था कि अब लगता है कि देश के अंदर कोरोना जो महामारी है, जो कोविड की महामारी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई है। लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते के बाद से जो उछाल इस कोरोना ने पकड़ी है, उसके बाद से अब इसकी संख्या जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वैसी संख्या पिछले 1 साल में, यानी 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, वैसी संख्या अभी तक देखने को नहीं मिली। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है 1,15,000 का ये आंकड़ा, और ये आंकड़ा वाकई में बहुत डराने वाला है। कई तरीके के सवाल इसमें खड़े हो सकते हैं कि क्यों ये कोविड अचानक बढ़ गया।
दुनिया में ये कहा जाता है महामारी जब पहली बार आती है तो उसका सेकेंड वेव आती है, थर्ड वेव आती है, फोर्थ वेव आती है और कई वेव्स आते हैं। यानी एक बार महामारी आ जाती है तो महामारी फौरन ख़त्म नहीं होती है, ये कई कई रूपों में बार बार आती रहती है। जब पिछली बार कोरोना बड़ी संख्या में इस देश के अंदर आया था, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा था, तब एक चीज़ थी, अनिश्चितता का माहौल था कि इस रोग का इलाज क्या है। पिछले 6 महीने के अंदर आपने देखा है कि दुनिया में कई तरीके की वैक्सीन आ चुके हैं और इन वैक्सीन ने एक सहारा दिया है कि दरअसल अब ये रोग लाइलाज नहीं है। और जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके मुताबिक सिर्फ 7 अप्रैल को 43 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है और अब तक पूरे देश के अंदर तकरीबन 9 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन यहीं पे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या टीकाकरण करने मात्र से ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा? और क्या जो लॉकडाउन को लेकर बातचीत की जा रही है कि बिना लॉकडाउन लगाए इस समस्या का इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता है, क्या ये एकमात्र रास्ता है या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन लगाने से देश को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और देश कई साल पीछे चला जाएगा। क्यों पीछे चला जाएगा इसके बारे में आपको ब्यौरा दूंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि दरअसल किस तरीके की लापरवाहियां पिछले दिनों की गई हैं और कहां कहां लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लापरवाही की बात है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उनका कहना है कि लोगों ने पिछले दिनों सतर्कता बरतनी बंद कर दी, यानी लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिया, लोगों ने खूब तेजी के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव जो चल रहे हैं, अभी बंगाल में भी 5 राउंड का है, वहाँ पे किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, बहुत कम लोगों ने मास्क लगाया। यहाँ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी पार्टियों के बड़े नेता, उन लोगों ने भी इन रैलियों में जाने के बाद ना तो मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को जागृत करने की कोशिश की। जबकि शुरू में प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बारे में कहा था कि जब दवा आ गई तब भी कहा था, दवाई भी और कड़ाई भी, 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क हमेशा पहनिए, हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने हाथ को बार बार धोइए। लेकिन इन सब चीज़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने देखा कुंभ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि कुंभ के अंदर जिन सतर्कताओं का पालन करना चाहिए आने वाले तीर्थयात्रियों को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धार्मिक मामलों में हम इस तरीके की बातें करके प्रतिबंध नहीं लगा सकते। बाद में हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाने की बात की। तो जब इस तरीके के राजनेता हमारे देश के अंदर होंगे, इस तरीके के मुख्यमंत्री होंगे, जब चुनाव जीतना और चुनावी रैली करना महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कोविड इसी तरीके से फैला है और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन नेताओं की भी है और उन लोगों की भी है जिन्होंने इस दौरान किसी भी सतर्कता का पालन नहीं किया, एहतियात का पालन नहीं किया, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिन्होंने हाथ नहीं धोए बार बार, जिन्होंने सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया। आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो स्थिति भयावह है। इसीलिए पंजाब सरकार ने फैसला किया कि 30 अप्रैल तक वहां बहुत रेस्ट्रिक्टेड सेंस में लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। यानी वहां पर किसी भी तरीके की राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक जगह 50 से ज़्यादा लोगों इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आउटडोर में 100 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई आदमी मास्क नहीं पहनेगा, पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि अगर आप कार में भी जा रहे हैं तो भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली की सरकार ने भी कहा है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू रहेगा। पुणे और दूसरे शहरों में भी इसी तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन ये एक बड़ा ही सामान्य सा सवाल है कि पिछली बार जब सिर्फ 525 कोरोना के पेशेंट आए थे इस देश के अंदर, तब 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। आज 1,15,000 केसेस सामने आए हैं, तब भी पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है। मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन जो है ये महामारी का कोई समाधान नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक
महामारी को आप कंट्रोल तो जरूर कर लेंगे, लेकिन इस महामारी को लॉकडाउन से कंट्रोल करने की जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बारे में कहा जाता है कि ये एक इमरजेंसी प्रोविज़न है। इमरजेंसी प्रोविज़न का मतलब ये है कि जब कोई महामारी फैलती है तो उस महामारी से निपटने के लिए आप अपने डॉक्टरों को अलर्ट करते हैं, आपका जो पूरा स्वास्थ्य का तंत्र है उसको आप अलर्ट कर देते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं, अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाते हैं, नर्सों की संख्या को बढ़ाते हैं, वहाँ पे जो इलाज का जो पूरा उपक्रम है उसको ठीक करते हैं, वेंटिलेटर्स लाते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये स्थिति जब मार्च 2020 में ऐसी स्थिति नहीं थी, लिहाजा स्वास्थ्य के पूरे तंत्र को, सिस्टम को सही करने के लिए लॉकडाउन लगाना एक बहुत ज़रूरी बात थी। आज की तारीख में पिछले 1 साल से पूरा देश जो है वो कोरोना से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो मोर और लेस ये कहा जा सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इससे निपटने के लिए काफ़ी हद तक तैयार है। वैक्सीन आ चुकी है, कोविन और कोविशील्ड नाम की 2 वैक्सीन इस वक्त है। मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो नुकसान होगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। और मैं आपको आंकड़े के साथ ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था तो जून के महीने में जो आंकड़े हमारे सामने अर्थव्यवस्था के आए थे वो भयावह थे, वो डरावने थे, और उससे निपटने में हमको 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 12.5% की रफ्तार से ग्रो कर सकती है आने वाले समय में। आरबीआई का भी मानना है कि 10.5 के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। लेकिन महामारी के आने के बाद से अब इसके ऊपर लंबा ब्रेक लग सकता है, और अगर लॉकडाउन लगाया तो और बुरी स्थिति पैदा होगी। हम आपको आंकड़े बताते हैं कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो जून के महीने के अंदर, जून क्वार्टर में जो हमारे जीडीपी का आंकड़ा था वो 23.9% नकारात्मक था, यानी नेगेटिव था। इसका मतलब ये कि अर्थव्यवस्था बजाय ग्रो करने के अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी, 29.9%। और ये दुनिया के भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में भारत की अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। जो निजी निवेश था, जो जिसे कहते हैं कि खपत का जो आंकड़ा था, जो निजी खपत का आंकड़ा था, उसमें 27% की कमी आई थी। जो निवेश था उसमें 47.5% की कमी आई थी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें 40% की सिकुड़न दिखाई पड़ी थी, और जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण की इंडस्ट्री थी उसमें 50% का डी ग्रोथ यानी सिकुड़न यानी कमी दिखाई पड़ी थी। आप सोचिए, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर 50% की नकारात्मक ग्रोथ होती है, 40% की नकारात्मक ग्रोथ होती है, तो कितना बड़ा हाहाकार मच जाता है। और उस वक्त ज़बरदस्त तरीके से हाहाकार मच जाता है। और जब अर्थव्यवस्था आपकी चौपट होती है तब उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आम आदमी के ऊपर पड़ता है। पिछली बार जो बीबीसी ने जानकारी हमको दी थी 6 मई 2020 को, बीबीसी के आंकड़ों के हिसाब से जो लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर संकट आया था, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटे में थी, लोगों का निकलना चुकलना बंद हो चुका था, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, सारे रेस्टोरेंट, टूरिज्म, मॉल्स, होटल सब कुछ बंद हो गए थे। तो उसका नतीजा था कि 23.9% की नकारात्मक ग्रोथ हुई थी। तो इसका सीधा असर पड़ा था आम आदमी के ऊपर। आम आदमी का मतलब क्या है? हमारे ऊपर, आपके ऊपर। तो जो 6 मई का आंकड़ा था उसके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे। जी हां, इस फिगर्स को एक बार ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 1 महीने के लॉकडाउन से इस देश में उस वक्त 1 साल पहले 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे, और इनमें जो 9.13 करोड़ लोग वो थे जो छोटा छोटा उद्योग करते हैं, छोटे धंधा करते हैं, मजदूर वर्ग, मजदूर, छोटे धंधा करने वाले लोग, वो बेरोजगार थे। 9.13 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे
इस धंधे में। जो वेतनभोगी तबका था, यानी जो सैलरीड क्लास होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जो दूसरी जगह पे काम कर रहा था, फैक्ट्रियां बंद हो गई जहाँ पे उसको हर महीने के आखिरी में उसको तनख्वाह मिलती थी, ऐसे तकरीबन 1,80,00,000 जो वेतनभोगी लोग थे उनकी नौकरी छूट गई थी। क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई तो जाहिर सी बात है नौकरी लोगों की छूट गई। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, यानी जो अपना काम करके अपना धंधा चला रहे थे, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया तो ऐसे करीब 1.82 करोड़ लोग वो भी बेरोजगार हुए थे। यानी जो टोटल आंकड़ा था वो 12.2 करोड़ लोगों का था जिनकी नौकरियां चली गई थी। इसके अलावा बहुत सारा वो तबका था जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। बहुत सारे वो लोग थे जो दरअसल बहुत जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि दरअसल वो काबिल तो किसी बड़े रोजगार के लिए हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे काम करने लगे। उसकी भी करोड़ों में संख्या थी। तो ये जो आंकड़ा हमारे पास आया हुआ है, इन आंकड़ों के मुताबिक 12.2 करोड़ लोग। अगर आप दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो आप सोचिए, इतने लोग जो पहले बेरोजगार हुए थे अभी भी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको नौकरी नहीं मिली, कुछ को तो बहुत ज़्यादा लोग मिले, कुछ को नहीं मिली है, तो वो संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर घर में एक संकट पैदा हो जाएगा और इससे समाज के अंदर असुरक्षा का भाव बढ़ता है और फिर बाद में हिंसा आ जाती है। क्योंकि जब किसी के पास खाने को नहीं होगा, घर चलाने को नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है लूट खसोट चोरी करेगा वो। आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो भारत में अभी भी जो बेरोजगारी की दर है वो ऊंची है, 6.52%। यह है CMI का आंकड़ा है और ये ऑथेंटिक आंकड़ा, जिसमें 7.24 लोग शहरों के अंदर बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी का दर है, और गांव में 6.1% है। ये अपने आप में ऊंचा आंकड़ा है। अगर दोबारा लॉकडाउन लग जाता है तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर 23.9% की नेगेटिव ग्रोथ में चली जाए? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 12 करोड़ लोग फिर बेरोजगार हो जाए? नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम 1 साल की जो जो आर्थिक संकट था उससे ही देश निकल नहीं पाया है। जाहिर सी बात है हम दोबारा अगर उस संकट में गए तो फिर हम कई सालों के लिए जो है एक तरीके से दिवालिया हो जाएंगे, एक देश के तौर पर भी। इसलिए लॉकडाउन जो है महामारी से निपटने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। आपको भी, हमको मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, हमको बार बार अपने हाथ धोना पड़ेगा, सैनिटाइजर करना पड़ेगा, और जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से मिक्सअप नहीं होंगे। अगर हम ये करेंगे तो न केवल सरकार की मदद करेंगे बल्कि हम अपने समाज की मदद करेंगे और ख़ुद की मदद करेंगे। हम ऐसी स्थिति न लाने दें कि लॉकडाउन लगाना अवश्यंभावी हो जाए, जरूरी। अगर लगा तो ये देश के ऊपर पिछले सबसे बड़े संकट में से एक संकट हो जाएगा। करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। इसलिए कृपया करके आप भी सावधानी बरतें और अपने दोस्तों से भी सावधानी बरतें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।